7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इज़राइल के ऊपर अटैक किया था एंड उस टाइम पे इज़राइल प्रिपेयर्ड नहीं था। तो रिवेंज के लिए इज़राइल ने एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल अटैक किया हमास के ऊपर। उसके बाद अगले ही दिन मतलब कि 8 अक्टूबर 2023 को जो नॉर्थ ऑफ इज़राइल है, इसका मतलब लेबनान ऑफ हिजबुल्लाह, उसने भी इज़राइल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। वो भी क्योंकि उसका हमास के साथ अलाइंस था, इस वजह से हैवी अटैक्स हुए थे हिजबुल्लाह के थ्रू इज़राइल पे। बैक टू बैक रॉकेट लॉन्च हुए थे, एयर स्ट्राइक्स हुए थे। जो हिजबुल्लाह है वो एक ईरान बैंक्ड शिया ग्रुप है जिसका बहुत ही ज़्यादा ह्यूज कंट्रोल है सदर्न एयर स्ट्राइक पे। 7 अक्टूबर के बाद इज़राइल जो था वो टू फ्रंट वॉर पे आ गया था। वो साउथ एंड नॉर्थ अपने दोनों रीजन्स में लड़ रहा था। साउथ रीजन से वो हमास के साथ फाइट कर रहा था, नॉर्थ रीजन से वो हिजबुल्लाह के साथ फाइट कर रहा था। जब हिजबुल्लाह ने इज़राइल के ऊपर अटैक करना शुरू किया तब इज़राइल ने रियलाइज़ किया कि हिजबुल्लाह कितने ज़्यादा प्लानिंग के साथ आया, कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ आया है। उसी के 3 दिन के बाद, इसका मतलब कि 11 अक्टूबर को लेबनान में रह के, जो हिजबुल्लाह में जो लेबनान है उसमें रह के उन लोगों ने नदन रीजन ऑफ इज़राइल पे अटैक करना शुरू किया था। एंड बहुत ज़्यादा हैवी मिसाइल्स, एंटी टैंक्स एंड ड्रोन्स वगैरह यूज़ किए गए थे उस फाइट में। जब हिजबुल्लाह एंड इज़राइल के बीच में फ़ाइट हो रही थी उसी टाइम पे एक न्यूज़ रिलीज़ हुई थी कि हिजबुल्लाह के 20 मिलिटेंट्स इज़राइल में एंटर करेंगे। एंड जो चीज़ 7 अक्टूबर को हुआ था हमास के थ्रू, वही सेम चीज़ इज़राइल में वापस रिपीट की जाएगी, बट इस बार इज़राइल के नदर्न रीजन में। तो इस वजह से पूरी कंट्रीज़ में जो अलार्म था वो कॉल ऑफ हो चुका था नदर्न रीजन में स्पेशली। तो जितने भी लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। तो उसके बाद फिर वहाँ के जो इज़राइल के ऑफिसर्स हैं, जो इज़राइली ऑफिसर्स हैं, उनने लोगों को ये बोला कि वो अपने घर छोड़ के चले जाएं, शेल्टर वगैरह लें, कहीं पे जाके छुप जाएं। उसी के कुछ टाइम के बाद, एटलीस्ट 40 to 48 आवर्स के बाद ही ये बोला गया कि ये सारी न्यूज़ फेक थी एंड वो अलार्म किसी ह्यूमन एरर की वजह से बजा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग सेफ हैं। बट फिर भी लोग घबराए हुए थे। बट जो इज़राइल नदर्न रीजन में रहते थे उन लोगों ने ये देखा था कि कैसे वॉर चल रहा है एंड कैसे हमास ने इज़राइल के अंदर एंटर करके और अटैक वगैरह किया था। तो वो लोग डरे हुए थे। तो एटलीस्ट नदर्न रीजन के 96,000 लोग उस रीजन को छोड़ के एंड कहीं और शिफ्ट हो गए थे, अपने घर वगैरह सब कुछ छोड़ के। और यही सेम चीज़ लेबनान साइड में भी हुआ था। जो बॉर्डर के पास जो लोग थे वो भी अपने अपने जगह को छोड़ के एंड पीछे हटना उन लोगों ने शुरू कर दिया था। अब इन सब चीज़ों की वजह से नेतन्याहू पे बहुत ही ज़्यादा मतलब अपोजिशन से बहुत ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो गया था, क्योंकि इज़राइल जो था वो अपने सदर्न रीजन में भी लड़ाई कर रहा था। सदर्न रीजन के भी जो सिटीजन्स थे वो भी बैक ऑफ कर चुके थे एंड वही सेम चीज़ नदर्न रीजन में भी हुआ था। नदर्न रीजन पे भी फाइट चली थी तो उसके भी जो सिटीजन्स थे वो बैक ऑफ कर चुके थे। तो इसी वजह से नेतन्याहू ने प्रॉमिस किया था कि जितने भी नदर्न इज़राइल के लोग हैं, जो लोग भागे हैं वहाँ से, वो उन लोगों को वापस लेकर आएगा। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब हिजबुल्लाह बैकफुट पे होगा। और हिजबुल्लाह हमास के, अगर कंपेयर किया जाए हमास और हिजबुल्लाह को, तो हिजबुल्लाह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमास से और उसमें 1 लाख से भी ज़्यादा फाइटर्स हैं एंड उसके साथ साथ ईरान के, मतलब ईरान का भी बैकअप है उनके पास। तो हिजबुल्लाह एंड इज़राइल के बीच में डेली बेसिस पे वॉर होने लग गई थी। उसके बाद जो हिजबुल्लाह था, जो कि साउथ लेबनान से अटैक कर रहा था, उसने अपने लिए एक 4 लेयर ऑफ सिक्योरिटी बनाई। फर्स्ट लेयर में उसमें टैक्टिकल डिफेंस था, सेकेंड लेयर में रॉकेट्स एंड मिसाइल्स थी, थर्ड लेयर कमांड एंड कंट्रोल का था, फोर्थ लेयर में जितने भी वहाँ के मेन लीडर्स थे या फिर वो लीडर्स जो उस मिशन को हेड कर रहे थे वो लोग वहाँ पे रहते थे फोर्थ लेयर में। तो जो इज़राइल था उसने पेगासस सॉफ्टवेयर यूज़ किया था। वैसे तो इज़राइल के पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स थे बट उसने पेगासस सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा फेमस था उन सब में से। तो उसमें उन्होंने क्या किया, जितने भी हिजबुल्लाह के लीडर्स थे बड़े बड़े, उनके फ़ोन्स को हैक कर लिया। उनके फ़ोन को हैक करने की वजह से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जा रही थी उन लोगों के पास और उनकी लोकेशन मिल जा रही थी। लोकेशन के बाद उन्होंने मिसाइल्स वगैरह लॉन्च किए थे हिजबुल्लाह के लीडर्स पे एंड लोगों को मारा था जितने भी लीडर्स थे। जो इज़राइल था वो ऐसे कर करके हिजबुल्लाह के लीडर्स को मार रहा था। उनकी जो भी प्लानिंग होती थी इज़राइल को वो सारी प्लानिंग पहले से ही पता चल जाती थी। इनफैक्ट जो लीडर्स वॉर जोन में नहीं भी थे, मतलब वॉर जोन से जो लीडर्स दूर थे, जैसे कि जो लीडर्स लेबनान में नहीं थे, जो सीरिया या फिर कहीं और पे थे, उन पे भी यहाँ तक कि मिसाइल्स वगैरह लॉन्च किए जाते थे उनके फ़ोन्स को हैक करके। बट सबसे ज़्यादा शॉकिंग तब था जब नवंबर 2023 को हुसैन मोहम्मद इब्राहिम, अली रैफ और अली हसन को उन लोगों ने गाइडेड मिसाइल्स के थ्रू मार दिया था। तो ये प्रॉब्लम थी, ये हिजबुल्लाह के लिए एक हेडेक बन चुकी थी क्योंकि इज़राइल को सब कुछ पहले से ही पता चला जा रहा था उनके प्लान्स वगैरह के बारे में। बट इज़राइल के लिए वहीं दूसरी तरफ ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा एडवांटेज था। अब जैसे ही मतलब लोग अपना फ़ोन यूज़ करते थे वैसे ही उनके ऊपर अटैक हो जाता था, वैसे ही उनके ऊपर मिसाइल्स वगैरह लॉन्च कर दी जाती थी।
तो इसके बाद फिर लोगों ने धीरे धीरे करके अपने फ़ोन को पीछे छोड़ना शुरू किया एंड छोटे छोटे एफर्ट्स डालने शुरू किए, जैसे कि हैंड रिटन नोट्स वगैरह, या फिर उन लोगों ने लेटर लिखना शुरू किया। एंड कुछ कुछ जो लोग थे वो स्मॉल स्केल पे, मतलब कुछ लोग पेजेस की तरफ भी शिफ्ट हो रहे थे। बट प्रॉब्लम अभी भी ये थी कि जब उन लोगों को मिशंस वगैरह पे जाना होता था तो वो लोग फ़ोन अवॉइड करते थे। बट फ़ोन अवॉइड करने की वजह से फिर वो लोग एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद फिर फरवरी 2024 स्टार्ट होता है। फिर जो हिजबुल्लाह के जो लीडर थे हसन नसरल्ला टीवी पे आता है एंड एक मतलब स्पीच देता है कि आप लोग हम मुझसे पूछ रहे थे ना कि एजेंट्स कौन है। एजेंट्स वो हैं जो आपकी वाइफ के हाथ में, आपके बच्चों के हाथ में है, जो आप भी यूज़ करते हैं, मतलब कि आपके फ़ोन्स। तो ये लाइन मैं आप लोगों को आगे दिखा देती हूँ। आगे क्लिप में है हसन नसरल्ला ने ये खुद बोला था। هيدا العميل بتقلي وين العميل؟ قل لك هيدا العميل الخليوي اللي بايدك واللي بايد زوجتك وبايد اولادك. इसके बाद जो भी हिजबुल्लाह के लीडर्स थे उन सब ने फ़ोन्स को अपना छोड़ छोड़ के एंड पेजेस पे शिफ्ट होने लग गए थे। लोग फ़ोन तभी यूज़ करते थे जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, उसके अलावा वो लोग कम्युनिकेट करने के लिए पेजेस उन लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया था। क्योंकि जो मोबाइल्स होते थे वो लोकल टावर से कनेक्टेड होते थे, तो अगर कोई भी अपना कंट्रोल लोकल टावर के ऊपर बना लेगा तो वो आराम से किसी के भी मोबाइल को हैक कर सकता है। उसके बाद मोबाइल में वाईफाई वगैरह होते हैं, जीपीएस वगैरह होता है, उससे भी इजीली उसे हैक किया जा सकता है। बट पेजर्स में हैक करना मुश्किल है क्योंकि वो आरएफ टेक्नोलॉजी से चलता है। आरएफ मतलब कि रेडियो टेक्नोलॉजी से चलता है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से जो पेजर्स होते हैं उनको हैक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। पेजर्स जो होता है उसमें ज़्यादातर तो वन वे कम्युनिकेशन होता है, बट कुछ कुछ जो न्यू पेजर्स हैं उसमें टू वे कम्युनिकेशन भी होता है। इवन आज की डेट में जहाँ पे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, कुछ कुछ लोग जो मतलब जैसे कि स्कूल्स या फिर हॉस्पिटल्स या फिर सिक्योरिटी वगैरह के लिए, जो लोग सिक्योरिटी वगैरह की वजह से वो लोग अभी भी पेजर्स यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों को देखने की वजह से फिर हिजबुल्लाह ने सोचा कि वो लोग पेजर्स यूज़ करेंगे, बिकॉज़ एक तो वो इतने सारे डेथ्स हो रहे थे इज़राइल की वजह से, लाइक जो वो मिसाइल से अटैक कर रहे थे उनके ऊपर। एंड उसके बाद फिर जो उनके लीडर थे उन्होंने भी बोल दिया था टीवी पे कि लाइक वो लोग हमारे फ़ोन्स को हैक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये सब कुछ देख के मार्च 2024 में जो हिजबुल्लाह था उसने पेजर्स देखना शुरू कर दिया पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद उसको टोटल 5000 पेजर्स चाहिए थे एंड उन्होंने मॉडल भी फिक्स कर रखा था पेजर का, एंड उन पेजर्स का मॉडल था AR924। तो ये जितना भी इंटेल था ये सारा का सारा इज़राइल तक पहुंच जाता है कि हिजबुल्लाह कंपनीज देख रहा है पेजर्स लेने के लिए एंड उसको बल्क में चाहिए। इसके बाद जो इज़राइल की एक बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड इंटेलिजेंस यूनिट है जिसको बोलते हैं 8200, उसको 8200 नहीं बोलते, वहाँ के लोग उसे 8200 ही बोलते हैं। जो इज़राइल की इंटेलिजेंस यूनिट है वो इन रियलिटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है मोसाद। मोसाद जितने भी जो इंटरनेशनल मतलब थ्रेट वगैरह आता है कंट्री को, उन सब चीज़ों से डील करता है। दूसरी है शिनबेट जिसको शब्बा भी बोला जाता है। तो ये इज़राइल की इंटरनल उस पर डील करता है, इंटरनल सिक्योरिटी पे, कि अगर कोई भी स्पाई इज़राइल के अंदर आता है तो उसको ढूंढ के उसको मारने का काम इन लोगों का होता है, शिनबेट का। तो थर्ड है अगाफा मोदीन जो कि इज़राइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस है। इसी में एक यूनिट है जिसको शमोन मतायम कहते हैं। ये 8200 भी इस यूनिट को कहा जाता है। ये जो यूनिट है ये सिग्नल इंटेलिजेंस और साइबर ऑपरेशंस में एक्सपर्ट है। इनका काम होता है मोबाइल टीवीज़ वगैरह हैक करना या फिर उनके अंदर बॉम्ब फिक्स करके उन लोगों को मारना, ये इनका काम होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो 2020 में ईरान के एक साइंटिस्ट को मारा गया था AI असिस्टेड रोबोट के थ्रू, जिसको उन लोगों ने रिमोटेडली सैटेलाइट से एक्सेस किया था। और जो पेजर अटैक था वो भी इसी यूनिट 8200 को ही दिया गया था। तो इस यूनिट को पता था कि हिजबुल्लाह बल्क में पेजर्स पे शिफ्ट हो रहा है, तो उसको 1-2 पेजर्स तो लगेंगे नहीं, उसे बहुत ज़्यादा पेजर्स चाहिए होंगे। तो 8200 ने क्या किया कि उसने पूरे वर्ल्ड की जितनी भी बिगेस्ट पेजर कंपनीज थी उन सबको हैक करना शुरू कर दिया एंड उन सब पे लाइक स्पाई लगा दिए, उन सबको ट्रैक करना शुरू किया, जैसे कि गोल्ड अपोलो, मल्टीटोन या फिर यूनिकेशन। तो कुछ टाइम के बाद उन लोगों के पास एक इंटेल आता है कि हिजबुल्लाह ने पहले भी गोल्ड अपोलो से पेजर्स मंगवा रखे हैं और हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है इंग्लैंड एंड जापान या फिर US ऐसी कंट्रीज़ ने। इस वजह से हिजबुल्लाह उनसे अपने इंटरेक्शंस काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करता है। बट जो गोल्ड अपोलो थी वो ताइवान की कंपनी थी, इसलिए हिजबुल्लाह के लिए बहुत ज़्यादा इजी था वहाँ से पेजर्स वगैरह मंगवाना एंड इस वजह से उसको बाकी कंट्रीज से इंटरेक्शंस वगैरह भी नहीं करना पड़ा।
तो जो 8200 था वो गोल्ड अपोलो से मतलब अपने लिंक्स वगैरह बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि गोल्ड अपोलो को स्पाई करना या फिर ट्रैक करना मतलब पूरी तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा टफ है, क्योंकि वो वर्ल्ड की बिगेस्ट पेजर कंपनी में लिस्टेड है। तो जो इजरायली इंटेलिजेंस होती है वो अलग अलग कंट्रीज़ एंड अलग अलग डोमेन्स में कंपनीज रजिस्टर करना शुरू कर देते हैं, कि अगर बाई चांस उनको ज़रूरत पड़ जाए तो कि तब उनको कोई न्यू कंपनी ना बनानी पड़े, बिकॉज न्यू कंपनी में लोग बहुत ही ज़्यादा जल्दी भरोसा भी नहीं करता, लोगों को शक होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो इज़राइल थी वो शेल कंपनीज बनाना शुरू करती है हंगरी के कैपिटल बुदापेस्ट में। और लोगों ने हंगरी इसीलिए चूज़ किया बिकॉज जो हंगरी है वो यूरोपियन यूनियन की ही पॉलिसीज़ को फॉलो करती है, बट वो सपोर्ट करती है फ्री इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड्स को अपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए। एंड पूरे यूरोपियन यूनियन में सिर्फ वो इकलौती कंपनी है जो कि कॉरपोरेट टैक्स बहुत ज़्यादा कम लेती है। इसके बाद जो इज़राइल होती है वो एक जगह ढूंढती है 14 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हंगरी में, वो बुदापेस्ट की कैपिटल में ही है, जिसका एड्रेस है 33A1142 बुदापेस्ट। तो उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे इज़राइल अपनी कंपनी सेटअप करता है, जिसको उसने नेम दिया BAC कंसल्टिंग। ये उस बिल्डिंग की ओरिजिनल पिक्चर है एंड उसमें 13 मोर कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। उस टाइम पे एक लड़की थी जिसका नाम था क्रिस्टियाना बारसोनी, उसको इन लोगों ने CEO बना दिया था, बट अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो CEO धोखे से बनी थी या वो भी इज़राइल के साथ ही जुड़ी हुई थी। बट जो रॉटर्स थे उन्होंने एक झूठ पकड़ा कि BAC कंसल्टिंग ने अपनी वेबसाइट पे ये दिखा रखा है कि क्रिस्टियाना बारसोनी अर्थ चाइल्ड इंस्टीट्यूट की बोर्ड मेंबर है, बट ये झूठ है, ये सच नहीं था। उसके साथ साथ ये भी दिखाया गया कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, बट ये भी एक झूठ था। इस पूरी चीज़ में 2 लोगों का नाम आया, क्रिस्टियाना बारसोनी और एक थे विंसेंट जोस, जो कि इंडिया के ही रहने वाले थे, जिन्होंने माइग्रेट कर लिया था नॉर्वे में, एंड वो केरला के ही रहने वाले थे। उनका नेम इसीलिए है क्योंकि उनकी जो कंपनी थी नॉर्टा ग्लोबल LTD, उसने टोटल $1.6 मिलियन इज़राइल को दिया था इज़राइल की हेल्प करने के लिए। बट जो उस कंट्री की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस है उसने ये कहा कि ये झूठ है एंड ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट जो केरला की वायनाड पुलिस है उसने इंक्वायरी शुरू कर दी है विंसेंट जोस को लेकर। अब जो इज़राइल का प्लान था वो था अपनी कंपनी BAC कंसल्टिंग को अच्छे से सेटअप करना एंड उसको एक फ्रंट पार्टी बनाना गोल्ड अपोलो से लिंक जोड़ने के लिए, गोल्ड अपोलो से डील करने के लिए। BAC कंसल्टिंग के साथ साथ ही इज़राइल ने 2 और शेल कंपनीज बनाई थी जिसका एड्रेस या उसका नेम अभी तक किसी को भी नहीं पता। बट ये कहा जाता है जो इज़राइल की 2 और शेल कंपनीज है वो इज़राइल के एक बहुत ही ज़्यादा बड़े मास्टर प्लान का पार्ट है। अब इसके बाद इज़राइल ने अपने जेन्युइन क्लाइंट्स बनाना शुरू कर दिए, पेजर्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए, पेजर्स को सेल करना शुरू कर दिया। बट अभी तक ये चीज़ भी नहीं पता कि वो पेजर्स वो लोग खुद बनाते थे, खुद मैन्युफैक्चर करते थे, या फिर वो लोग बाहर से मंगवाते थे। मैं आप लोगों को जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ ये सारी पब्लिश की गई है शीरा फ्रैंकल, साद और रोनन के थ्रू न्यूयॉर्क टाइम्स में 18 सितंबर को, और ये उसकी पिक्चर आप लोग पॉज करके रीड भी कर सकते हैं। अब इस रिपोर्ट के बारे में हर जगह डिस्कशन चल रही थी। अब जो इज़राइल ने अपनी शेल कंपनी सेटअप की थी BAC कंसल्टिंग, उन्हें पता था वो उनकी शेल कंपनी है, वो कंपनी कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी कंट्रीज़ में मतलब उसका सपोर्ट हो, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हिजबुल्ला कभी भी किसी अननोन कंपनी से पेजर्स नहीं लेगा। इसी वजह से अब उनके पास सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन था कि गोल्ड अपोलो जो कि ताइवान में है उसके साथ उन्हें लिंक बनाना, उसके साथ टच में आना है। बिकॉज जो गोल्ड अपोलो है वो हिजबुल्ला के थ्रू ट्रस्टेड भी है, बिकॉज हिजबुल्ला ने पहले भी गोल्ड अपोलो से पेजर्स मंगवा रखे हैं। इसके बाद वो लोग बुदापेस्ट के बिजनेसमैन बन के ताइवान जाते हैं, गोल्ड अपोलो के साथ अपनी मीटिंग सेट करते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। उसके बाद फिर जो गोल्ड अपोलो होती है वो उनके एग्रीमेंट को लेके एंड एक्सेप्ट कर लेती है उनके एग्रीमेंट को। उनका एग्रीमेंट ये था कि जितने भी पेजर्स है वो BAC कंसल्टिंग बनाएगी, बट उसके ऊपर जो नेम लगेगा वो गोल्ड अपोलो का होगा। बट गोल्ड अपोलो को कोई आइडिया नहीं था कि ये इज़राइल की एक शेल कंपनी है एंड उसके एक प्लान का हिस्सा है। और गोल्ड अपोलो को ये डील काफ़ी भी अच्छी लगी, बिकॉज गोल्ड अपोलो को कोई काम नहीं करना था, उससे प्रॉफिट मिल रहा था, उसे अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, साइनिंग बोनस भी वो लोग काफ़ी अच्छा दे रहे थे उसे। इस वजह से गोल्ड अपोलो मान गया। सिर्फ और सिर्फ गोल्ड अपोलो ने इज़राइल की BAC कंसल्टिंग जो कंपनी है उसको सिर्फ और सिर्फ अपना नेम दिया कि वो पेजर्स पे अपना नेम डाल सकते हैं।
तो ओवरऑल डील होने की वजह से गोल्ड अपोलो ने डील साइन कर दी। ये उस एग्रीमेंट की पिक्चर है, आप लोग पॉज करके रीड कर सकते हैं। और ये सब जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, गोल्ड अपोलो ने खुद बोला है कि उसने बीएससी कंसल्टिंग को सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांडिंग दी थी एंड उसके अलावा उनका इन सब चीज़ों से कोई लिंक नहीं है। तो बीएससी कंसल्टिंग ने बल्क पे अपने मल्टीपल जेन्युइन क्लाइंट्स को पेजेस वगैरह सेल करना शुरू कर दिया था, बट उसको सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्ला का इंतज़ार था। वो हिजबुल्ला का वेट कर रहा था कि कब हिजबुल्ला पेजेस ऑर्डर करे। अब इज़राइल के बहुत सारे स्पाई एजेंट्स हैं जो कि लेबनान में एंड हिजबुल्ला के जितने भी लीडर्स हैं उनके मेंबर्स के बीच में भी वो लोग हैं। तो इस वजह से उनको ये काम दिया गया था कि उनको कुछ भी करके उन लोगों को मनाना है एंड क्लाइंट बनना है और अपना डील साइन करवाना है। एंड उनको ये भी पता था कि हिजबुल्ला कभी भी ओपन मार्केट से पेजर ऑर्डर नहीं करेगा, वो सीक्रेटली बहुत सारी चैनल्स यूज़ करके पेजर्स मंगवाएगा। अब इसके बाद कौन कौन सी कंपनीज बीच में आई थी, कौन से एजेंट्स यूज़ हुए थे, क्या क्या ट्रिक्स लगानी पड़ी थी, या कैसे हिजबुल्ला को कन्विंस किया गया था पेजेस मंगवाने के लिए बीएससी कंसल्टिंग से, ये सब कुछ किसी को भी अभी तक नहीं पता चल रहा है एंड अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसके ऊपर। उसके बाद फिर हिजबुल्ला ने अपना पेजर्स मंगवाया और उसने पेजेस ऐसे मंगवाया कि उन्हें टोटल 5000 पेजेस चाहिए थे। तो फर्स्ट लॉट में 3000 पेजेस आएंगे एंड सेकेंड लॉट में बाकी के बचे 2000 पेजेस आएंगे। तो ये उनकी डील साइन हुई थी बीएससी कंसल्टिंग से। बट जो इजराइल की 2 शेल कंपनीज थी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया है इस ऑर्डर को प्लेस करवाने में। अब इसी टाइम पे जो बीएससी कंसल्टिंग है उसको ताइवान की गोल्ड अपोलो को पेमेंट भी करनी पड़ती थी। तो वो लोग जब पेमेंट करते थे तो बीच में जो ताइवान की गवर्नमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल एक्टिविटी लगी, बिकॉज जो पेमेंट थी वो मिडल ईस्ट के थ्रू आ रही थी एंड इस वजह से जो ताइवान के लोकल बैंक्स हैं उन्होंने उनकी पेमेंट तक को रोक दिया था। उसके बाद इस चीज़ को लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, बट इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आने से पहले ही इजराइल जो था वो अपना काम कर चुका था। एंड ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि गोल्ड अपोलो के फाउंडर हसू चिंग उन्होंने खुद ही ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि ऐसा हुआ था। एंड यहीं दूसरी तरफ इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए टोटल $1.6 मिलियन चाहिए थे, जो कि पहले इजराइल ने बल्गेरिया पहुँचाया, उसके बाद हंगरी पहुँचाया। अब एक थ्योरी है फॉर्मर ब्रिटिश आर्मी बॉम्ब डिस्पोजल ऑफिसर सीन मॉरहॉस की कि जो नॉर्मल पेजर्स होता है उसमें 2 बैटरीज होती है पावर के लिए और एक स्पीकर होता है जो कि इनकमिंग मैसेजेस आने पे बीप करता है अलर्ट करने के लिए लोगों को कि हाँ एक मैसेज आया है। उसके साथ साथ वाइब्रेटर्स होता है कि अगर किसी केस में जो मतलब पेजर है वो अगर साइलेंट मोड पे उसके लिए। उसके बाद रेडियो एंटीनास होता है जो कि सिग्नल को रिसीव करता है एंड माइक्रोफोन होता है जो कि उसी सिग्नल को रीडेबल बनाता है। तो जो पेजर्स में 2 बैटरीज यूज़ होते हैं उसमें ये कहा गया था कि उसी में से एक बैटरी को रिप्लेस करके उसमें एक्सप्लोसिव भरा गया था। नॉर्मली पेजर्स में अल्कलाइन ए बैटरीज यूज़ होती हैं जो कि 23 ग्राम की होती है, बट उस पेजर में एक बैटरी ऐसी थी जो कि सिर्फ 20 ग्राम्स की थी एंड उसके अंदर PETN एक्सप्लोसिव यूज़ किया गया था। ये एक्सप्लोसिव इसीलिए यूज़ किया गया था क्योंकि ये छोटे से ही अमाउंट में बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट करती है। ऐसे एक बार 1996 में मोबाइल डिवाइस के अंदर एक्सप्लोसिव भरा गया था एंड एक बार हिजबुल्ला में एक डॉग को भेजा गया था जिसके अंदर बॉम्ब फिट था। अब जो हिजबुल्ला के लोग थे वो अपने पेजर्स को लेके फ्रीली घूम रहे थे, उनमें से किसी को भी आइडिया नहीं था कि वो एक लाइव बॉम्ब को लेके घूम रहे हैं जो कि पूरा का पूरा कंट्रोल इजराइल के हाथ में है। इजराइल जब चाहे तब कुछ भी कर सकता है। अब 15 सितंबर 2024 2 डेज पहले पेजर अटैक हिजबुल्ला ने M18A1 क्लेमोर माइन को इजराइल के यार्कन पार्क ऑफ टेल अवीव में प्लांट किया था। रिमोट एक्टिवेशन सिस्टम के थ्रू वो लोग उस बॉम्ब को एक्सप्लोड करने वाले थे, बट जो शिनबेट थी उसको ये इंटेल मिल जाता है वो एक्सप्लोजन से पहले उसको रोक देती है। बट इस वजह से जो इजराइल था उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब इसके 2 दिन बाद, इसका मतलब 17 सितंबर 2024 को पेजर अटैक वाले दिन उसके कुछ घंटे पहले इजराइल की जो सिक्योरिटी कैबिनेट है उसने एक मीटिंग रखी थी हिजबुल्ला के रिगार्डिंग। उस मीटिंग के बाद इजराइल ने ये अनाउंस किया कि टाइम आ चुका है कि जो नॉर्थ इजरायली थे वो वापस अपने घर पे आ जाए। अब जो CNN है उसने ये रिपोर्ट किया है कि US को इजराइल ने अपने प्लान के बारे में बता रखा था एंड US को सब कुछ पता था, बट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ US है एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं पता था और इन सब से हमारा कोई लिंक नहीं है। इस मीटिंग के बाद एक और न्यूज़ आई कि जो
इंटरनल इंटेलिजेंस यूनिट है शिन बेट, उसने ये कहा है कि हिजबुल्लाह ने एक एक्सप्लोसिव फिक्स किया था एक डिवाइस में, और वो लोग इजरायली ऑफिसर को मारने की कोशिश कर रहे थे, जो कि अब रोक दिया गया है। अब उसी दिन 3:30 PM होता है। इस टाइम पे जितने भी मेंबर्स थे उन सब के पास एक मैसेज आता है पेजर पे, तो वो जो मैसेज आता है वो अरेबिक में आता है। नॉर्मली जब उनके लीडर उनको मैसेज करते हैं तो पहले अरेबिक में करता है, उसके बाद मैसेज आता है। तो सबके सब अपने अपने पेजर्स के पास थे, एंड जो लोग अपने पेजर्स से दूर थे वो भी पेजर की मतलब वो भी मैसेज आने की वजह से पेजर के पास चले जाते हैं। एंड उसी के कुछ देर के बाद तुरंत पेजर्स एक्सप्लोड करना शुरू कर देते हैं। एक ही बार में 1000 से भी ज़्यादा पेजर्स फटने लग जाते हैं, स्कूल्स, बस स्टैंड, हॉस्पिटल्स, अलग अलग जगह पर। बट लोगों को सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आया जब एक 9 साल की फातिमा वो पेजर अपने पापा को देने गई थी, क्योंकि उस पेजर पे मैसेज आया था, एंड उसी बीच में वो पेजर उसके हाथ में ही फट जाता है, एंड उसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब लेबनान में जितने भी हॉस्पिटल्स थे वो सारे भरने शुरू हो जाते हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज वगैरह सबकी लीव कैंसिल कर दी जाती है। लोग अब घबरा जाते हैं कि कब कौन सी चीज़ फट जाए। इस वजह से लोग अपने घर के जितने भी फ्रिज, मोबाइल्स वगैरह या फिर टीवी वगैरह उनमें से सारी बैटरीज निकाल के फेंकने लग जाता है। यहाँ तक कि एयरपोर्ट तक पे केओस हो जाता है कि अगर बीच में फ्लाइट के ही बीच में एकदम से कुछ एक्सप्लोड कर गया तो इस वजह से एयरपोर्ट पर भी लोग अपने पेजर्स, अपने मोबाइल्स की बैटरीज वगैरह निकाल के फेंक देते हैं। इस पूरे केओस में 40 लोग मारे गए थे एंड 1000 से भी ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। फिर दिन आता है 18 सितंबर 2024। इसमें सारे लोग इकट्ठे होते हैं। जो 4 लोग मरे थे उनकी डेड बॉडीज़ को लेकर जाया जाता है, एंड इस टाइम पे उनके आसपास जितने भी वॉकी टॉकी थे वो सब एक्सप्लोड करने शुरू कर देते हैं। बेरट में घर के ऊपर जो सोलर पैनल्स थे वो एक्सप्लोड करना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं, उनको नहीं समझ आता कि कब कौन सी चीज़ एक्सप्लोड कर जाए, इस वजह से सबके सब घबरा जाते हैं। बट और भी ज़्यादा शॉकिंग तब होता है जब मुज्तबा ईरानी, जो कि एक एम्बेसडर है लेबनान के, वो भी इंजर्ड हो जाते हैं अपने पेजर की वजह से। उसके बाद ये पता चलता है कि जो वॉकी टॉकी का मॉडल था वो था IC-F24, जो कि जापान की आईकॉम कंपनी की वॉकी टॉकी का मॉडल है। इसके बाद फिर जापान की कंपनी से पूछा गया था कि मतलब क्या हुआ एंड कैसे हुआ ये सारी चीज़ें, तो जापान की कंपनी ने यही स्टेटमेंट दी थी कि उन लोगों ने इस मॉडल को 2014 में ही बनाना बंद कर दिया था, एंड कि उनका इन सब चीज़ों से कोई लिंक नहीं है। अब इसके बाद ये जो न्यूज़ होती है वो हर जगह पहुंच जाती है। बट शॉकिंग थिंग ये थी कि कैसे एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पे चलने वाली चीज़ को इतनी इजीली उन लोगों ने अपने कंट्रोल में कर लिया और इतनी इजीली ट्रिगर कर दिया। अब इन सब में एक थ्योरी ये है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है कि उस फ़ोन में एक इनक्रिप्टेड मैसेज आया था जिसकी वजह से मेमोरी फुल हो, या मेमोरी फुल होने की वजह से वो एक्सप्लोड कर गया। और वो जो इनक्रिप्टेड मैसेज था वो पहले से ही सेटिंग हो रखी थी कि जैसे ही मेमोरी फुल होगा वैसे ही जो पेजर होगा वो एक्सप्लोड कर जाएगा। तो अब मेमोरी जैसे ही भरेगी तो वैसे ही जो बैटरी होगी वो हीट करना शुरू कर देगी, एंड जैसे ही बैटरी हीट करना शुरू करेगी वैसे ही पेजर एक्सप्लोड कर जाएगा। बट अभी भी ये पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि इन रियलिटी में हुआ क्या था, क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है। कोई भी कंपनी या हिजबुल्लाह खुद ही स्टेटमेंट नहीं देगा कि उसने पेजर्स कहाँ से मंगवाए या उसने कौन से सीक्रेट चैनल्स यूज़ किए या क्या हुआ। एंड अब अगर हम लोग इसराइल की बात करें तो इसराइल ने साफ मना कर दिया कि वो कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देगा इस पेजर अटैक को लेकर। बट इसराइल ने एक चीज़ डिस्क्लोज की। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर याओ गलांत, उन्होंने ये कहा कि एक न्यू पीरियड PF वॉर स्टार्ट हो रहा है एंड हम लोग उसी को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इन सब चीज़ों से एक चीज़ क्लियर है कि आने वाले टाइम में इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में एक प्रॉपर वॉर होगी। बाकी अगर मुझे इन सब चीज़ों के बारे में और भी कुछ पता चला तो मैं आगे और वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।